आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली जो पिछला टॉपिक हमने किया था फीडबैक लीनियराइजेशन को उसकी कंटिन्यूएशन है। सो पिछली दफ़ा हमने फीडबैक लीनियराइजेशन में एसेंशियली ये देखा था कि वी चेक इफ द सिस्टम इज़ इन सम स्पेसिफिक फॉर्म। उसमें होना क्यों ज़रूरी है? उसमें होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ हम अपने सिस्टम की जो भी नॉन लीनियरिटीज़ हैं उनको एग्ज़ैक्टली कैंसल करना चाह रहे हैं। सो इसको एग्ज़ैक्ट कैंसलेशन मेरा ख्याल है इसको एग्जैक्ट लीनियराइजेशन भी कहते हैं या फीडबैक लीनियराइजेशन कहते हैं, ये तो नाम है इसके। सो फीडबैक लीनियराइजेशन में हम क्या करते हैं कि वी एज्यूम दैट वी एग्जैक्टली नो द प्लांट। जब हम प्लांट को जानते हैं तो उसकी नॉन लीनियरिटीज को भी जानते हैं। तो अगर हम उन नॉन लीनियरिटीज को एग्जैक्टली कैंसिल कर दें बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स यूजिंग एग्जैक्ट नॉलेज, वेल इन दैट केस हमारा प्लांट लीनियर हो जाएगा। इट वुड अपीयर टू बी लीनियर। अच्छा, लीनियर हो नहीं जाएगा, इंटरनली तो नॉन लीनियरिटी रहेगी, लेकिन आपने जिस तरह से देखा था नॉन लीनियरिटी को नॉन लीनियरिटी से ही कैंसिल कर रहे थे। सो नाउ दिस वर्क्स फाइन एज लॉन्ग एज द कैंसलेशन इज एग्जैक्ट। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में हमें शायद इतना अच्छा अंदाजा नहीं होता अपनी नॉन लीनियरिटीज का, या थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है। सो इफ द एक्चुअल नॉन लीनियरिटी इज डिफरेंट, देन व्हाट कैन वी डू? परहैप्स देयर इज समथिंग व्हिच कैन स्टिल बी डन। वो क्या है? वो हम आज देखेंगे। अच्छा, उससे पहले हम ये 2 चीज़ें देख लें कि यूजुअली 2 तरह की नॉन-लीनियरिटीज़ होती हैं जिनको हम डील करते हैं कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। One nonlinearity is called unmodeled dynamics. This is some dynamics जो कि जिसका टाइम स्केल या फ्रीक्वेंसी हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अ, अपने एयरक्राफ्ट की एग्जांपल लें, एयरक्राफ्ट कंट्रोल की एग्जांपल लें। सो एयरक्राफ्ट के अंदर हम जो उसका कंट्रोल के लिए मॉडल लेते हैं टिपिकली, जो सिंपल मॉडल लेते हैं दैट इज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉडल। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉडल में हम रिजिड बॉडी मॉडल कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि उसके अंदर कोई बेंडिंग या उसके अंदर कोई फ्लेक्सिंग वगैरह नहीं हो रही। लेकिन आपको पता है कि रियल लाइफ के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ बेंडिंग, कुछ ना कुछ फ्लेक्सिंग, उसमें स्ट्रक्चरल मोड्स लेट्स से प्रेजेंट होती हैं डायनामिक्स के अंदर। उसको हम इसलिए कंसिडर नहीं करते, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। सो उसके विंग शायद फ्लैप एंड ट्विस्ट और इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत करते होंगे, बट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम वो जल्दी किल हो जाता है। इफेक्टिवली वो हमें ज़्यादा मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स द मोस्ट फॉर अस इज के हमारे जो प्रैक्टिकल टाइम एंड फ्रीक्वेंसी जो हमें फील होती है, जो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे लिए मैटर करती है, उसके ऊपर ये बेंडिंग मोड्स, ये ट्विस्टिंग, टॉर्जन, ये सारी चीज़ें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। तो इसलिए हम अनमॉडल्ड डायनामिक्स में रख देते हैं इसको। सो दिस डायनामिक्स इज डेफिनेटली देयर, बट हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे लिए ये फ्रीक्वेंसी, ये टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा एक और चीज़ है, वो है फंक्शनल अनसर्टेनिटी या मॉडल अनसर्टेनिटी। हमने कुछ फंक्शंस बनाए हुए हैं ना, मॉडल बनाया हुआ है, उसके अंदर एफ एंड जी हमारे मॉडल के अंदर फंक्शंस हैं, नॉन लीनियर फंक्शंस हैं। तो उन फंक्शंस के अंदर भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि पहले केस में तो हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे, वो जो अनसर्टेनिटी है, वी अज्यूम कि इट इज ऑफ नॉट प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। लेकिन ये जो दूसरी टाइप की अनसर्टेनिटी है, ये वो अनसर्टेनिटी है जो चीज़ें हम कंसिडर तो कर रही हैं, बट वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, या वो चीज़ें कुछ डिफरेंट होंगी एक्चुअल लाइफ में हमारे, जो हम अज्यूम कर रहे हैं उससे। तो हम अभी जो अज्यूम करें वो ये सेकंड टाइप की अनसर्टेनिटी है, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच कैन रियली मेक और ब्रेक आवर डिजाइन। तो पहले टाइप की अनसर्टेनिटी है, हम उसमें कह सकते हैं कि जी हम वी जस्ट चूज टू इग्नोर दैट, बिकॉज हम इतने ज़्यादा लेट्स से पिकी या चूजी नहीं है अपने सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर। इन द लॉन्ग रन हम देखेंगे कि इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर फंक्शनल या मॉडल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप देखेंगे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, अनस्टेबल हो जाएगा आपका सिस्टम। फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं हम इसको इग्नोर कर देंगे, देयर इज नो वे यू कैन डिनाई दैट। अच्छा, अब याद कीजिए जो हम फीडबैक लीनियराइजेशन के लिए हमने किया था कि हमारे पास एक सिस्टम था विच वाज अ नॉन लीनियर सिस्टम। इसकी अप्रोप्रिएट डायमेंशंस थी, स्टेट की, इनपुट की एंड आउटपुट वेक्टर की। हमने कहा था कि हम इसको नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने से क्या होता था कि हमारे पास एक चेन ऑफ इंटीग्रेटर आ जाता था। अगर आप याद कीजिए, थ्रू अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ एन इनपुट, सो वी गेट अ चेन ऑफ इंटीग्रेटर्स एंड पॉसिबली सम इंटरनल डायनामिक्स नॉन लीनियर हो सकती है, बट अगर वो स्टेबल है, दैट्स ऑल वी केयर अबाउट। सो इंटरनल डायनामिक्स
अगर है तो वो स्टेबल होनी चाहिए एंड बाकी हमारा सिस्टम ठीक चलता हो। लेट्स से हमारे पास चेन ऑफ इंटीग्रेटर, तो हम जाहिर है कि अपनी मर्जी से ये एक लीनियर सिस्टम के चेन ऑफ इंटीग्रेटर्स हैं, तो इसको तो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू लीनियर मेथड्स। तो इसलिए वी वर हैप्पी विद दिस डिज़ाइन। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। सो इन जनरल जो हमारा सिस्टम होगा वो ऐसा नहीं होगा जैसा ये लग रहा था। इस सिस्टम के अंदर ये एक ड्रिफ्ट टर्म थी, इसकी डायनामिक्स टर्म थी, और ये एक लेट्स से इनपुट वेक्टर फील्ड्स थे। ये लेट्स से वेक्टर फील्ड ये भी था और ये भी था, लेकिन ये इनपुट वेक्टर फील्ड था, इसके साथ हमारी इनपुट चेंज हो रही थी एंड ये ड्रिफ्ट वेक्टर फील्ड था। सो अब हम देखेंगे कि यूजुअली क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेक्टर फील्ड में भी अनसर्टेनिटी होती है एंड इनपुट वेक्टर फील्ड में भी हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। सो एक्चुअल जो ड्रिफ्ट वेक्टर फील्ड है वो एफ ऑफ एक्स नहीं होता, उसके साथ एक फाई ऑफ एक्स ऐड हो रहा होता है। इसी तरह से जी ऑफ एक्स नहीं होता इनपुट वेक्टर फील्ड, उसके साथ एक गैमा ऑफ एक्स ऐड हो रहा होता है। अच्छा, अब ये जो चीजें ऐड हो रही हैं स्मॉल भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। हम नॉमिनल सिस्टम जो कि हम कहते हैं कि हमारा लेट्स से नॉमिनल सिस्टम है, वो क्या है, दैट इज जब हमारे पास फाई ऑफ एक्स भी जीरो हो, गैमा ऑफ एक्स भी जीरो, यानी ये जो दोनों दोनों अनसर्टेन वेक्टर फील्ड्स ऐड हो रहे हैं ये जीरो, तो फिर हम कह देते हैं कि नॉमिनल सिस्टम है हमारा। ये टोटल सिस्टम है, इसका नॉमिनल सिस्टम जब हम ले लेंगे तो ये फीडबैक लीनियराइजेबल है। अगर यही नहीं होगा तो फिर तो हम जाहिर है रोबोस फीडबैक लीनियराइजेशन की बात ही क्या करें। बट अगर हमारा नॉमिनल सिस्टम फीडबैक लीनियराइजेबल है, अब हम जरा बात आगे चला सकते हैं यहाँ से। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द नॉमिनल सिस्टम, ठीक है, और वो ठीक चलती है। बट अगर हम ये जो नॉमिनल सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन थे वो एक्चुअल सिस्टम पे अप्लाई करें, फिर क्या होगा? बिकॉज आप देखें, रियलिटी में तो एक्चुअल सिस्टम, हमने नॉमिनल सिस्टम पे एनालिसिस किया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, सिमुलेट में, मैटलैब में, मैथमेटिका में, इट लुक फाइन। बट जब हम उसको एक्चुअल सिस्टम पे लगाएंगे, हाउ इज दैट गोइंग टू बिहेव, वो अब हम जरा चेक करें। अच्छा ठीक है, उससे पहले हम एक छोटी सी डिटूर ले लें, दैट इज अबाउट अनसर्टेनिटी कैरेक्टराइजेशन। नाउ हमें ये चेक करना है कि इन सर्टेन टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी जो अभी हम देख रहे हैं उसमें कोई मसला नहीं होता। कुछ ऐसी टाइप की अनसर्टेनिटी है जो कि काफ़ी रिस्ट्रिक्टिंग हो जाए, रिस्ट्रिक्टिंग हो जाती है, और कुछ अनसर्टेनिटीज़ के साथ इतना मसला नहीं होता। तो हम थोड़ा सा ज़रा देखते हैं कि अनसर्टेनिटीज़ किस टाइप की हो सकती हैं, उनमें से कौन सी हमारे लिए ज़्यादा मसला क्रिएट करती हैं, कौन सी बड़ी बिनाइन सी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जरा वेक्टर फील्ड बना लेते हैं। ये अगर आप याद करें तो वेक्टर फील्ड वो थे जो हमने जरा पहले भी बनाए थे जब हम अपनी कंट्रोलेबिलिटी वगैरह चेक कर रहे थे। सो दीज आर द वेक्टर फील्ड्स। इसमें रिलेटिव डिग्री आर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पर्टर्बेशन है वो कुछ अगर चीज़ें सेटिस्फाई करती होगी। पर्टर्बेशन याद कीजिए, ये फाई की बात हो रही है, हमने अभी पीछे फाई यहाँ पर डिस्कस किया, इट इज़ द सेम फाई। तो हमारी जो पर्टर्बेशन है, इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन कि हमारी जो फाई है, इट इज it can be approximated by it can be equal to a linear combination of g naught। g naught क्या है? it is a span of, ये इसमें देखिए आप i को जब जीरो पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? it is a span of g naught, जिसका ये मतलब है कि using G, you're using input vector fields only. Using input vector fields only, we are able to cancel the effect of uncertainties। देखिए ये uncertainty है, एंड ये uncertainty अगर सबसेट हो जाए हमारे G नॉट का, तो G नॉट क्या था? Well, G नॉट is the effect of let's say inputs, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इनपुट्स। ये इनपुट वेक्टर फील्ड्स अगर आप देखें तो इनपुट वेक्टर फील्ड्स का ही सबसेट है। ये मैचिंग कंडीशन है। इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे मैचिंग कंडीशन ये बता रही है कि हमारी जो अनसर्टेनिटी है, इट इज लेट्स से इन द सबसेट ऑफ इनपुट वेक्टर फील्ड्स। तो इसका ये मतलब है कि सिंस दिस इज अ सबसेट, तो हम इनपुट वेक्टर फील्ड्स को यूज करते हुए इसको कैंसिल कर सकते हैं। वेल दैट्स इजी। अच्छा, अब एक और कंडीशन है कि एक्सटेंडेड मैचिंग कंडीशन। एक्सटेंडेड मैचिंग कंडीशन क्या बता रही है कि वो ये बता रही है कि this uncertainty is not directly in the subset of G naught, but it is in the subset of G1। G1 क्या है? Well, आप एक दफा ये जो span of G लें और उसके साथ एक दफा आप लीड ब्रैकेट अप्लाई कर दें G की F के साथ, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इनपुट से तो शायद इसको कैंसिल ना कर सकें, बट
विद टाइम, लेट्स से ओवर टाइम, अगर हम इनपुट की ली ब्रैकेट अप्लाई करें विद जो हमारा एफ है, एफ वेक्टर फील्ड है, दैट इज ड्रिफ्ट वेक्टर फील्ड, उसके साथ, तो हम ओवरऑल इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि हमें पता चलती है कि अगर हम मैचिंग कंडीशन अप्लाई हो जाए, मीट हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ना हो, फिर एक एक्सटेंडेड मैचिंग कंडीशन है कि आप डायरेक्टली तो इनपुट्स को यूज करते हुए अनसर्टेनिटी को कैंसिल नहीं कर सकते, बट अगर आप अनसर्टेन इन इनपुट्स का इनपुट वेक्टर फील्ड्स का ली ब्रैकेट ले लें विद पॉसिबली विद ड्रिफ्ट वेक्टर फील्ड, तो फिर आप इस अनसर्टेनिटी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। एंड याद के रखिए, ये आपकी जो फाई है, ये क्या है ये अनसर्टेनिटी इन एफ है, ठीक है। अच्छा, अब उससे आगे चलते हैं। अगर ये भी मीट नहीं होती, फिर क्या हो सकता है? वेल, देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन। इसका ये मतलब है कि आप सबसे पहले तो ये जी आई एस का पता चला लें अपने सिस्टम के ऊपर, जितना भी आपका ऑर्डर है आप उसके जी आई एस बना लें। जी आई एस क्या है? ये आपके वेक्टर फील्ड्स हैं। तो ये वेक्टर फील्ड्स बना लें, एंड आप देखिए कि कहीं ना कहीं जाके आपकी ये कंडीशन मीट कर जाएगी, होपफुली। अच्छा, वो कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये बताती है कि आपका जो ली ब्रैकेट है ऑफ जी आई विद फाई, इसका क्या मतलब है कि आपका लेट्स से जी नॉट का ली ब्रैकेट विद फाई, यानी कि जी नॉट आपकी थी जो इनपुट वेक्टर फील्ड है। इस इनपुट वेक्टर फील्ड को अगर आप फाई से लेट्स से इसका ली ब्रैकेट ले लें या प्रोडक्ट ले लें जिसको हमने कहा था, तो इस नाउ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विद let's say with application of input vector fields जो भी इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रहे हैं जीआई के अंदर, एंड इसकी लेट्स से कम्यूटेटिविटी विद फाई, जो हमारा ड्रिफ्ट वेक्टर फील्ड है, इस ये चीज अगर सबसेट में होगी जी आई प्लस वन में, यानी कि जो भी ये चीज है, दिस कैन बी लेट्स से कंपनसेटेड बाय दिस थिंग। और ये क्या है? वेल, इसका ये मतलब है कि आपने जो इनपुट वेक्टर फील्ड्स हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने ले ली थी इवेंचुअली, और इनपुट वेक्टर फील्ड्स और उनके ली ब्रैकेट्स की, इसका आप एक और हायर एडर का देखिए, इसमें फर्क क्या है जी आई में और जी आई प्लस वन में, कि ये एक हायर ऑर्डर का ली ब्रैकेट आपने लिया हुआ है, इसमें सिर्फ इसका ये फर्क है। तो आपका ली ब्रैकेट ऑफ फाई विद जी आई, अगर ये आ जाता है in the subset of g I plus 1 में for I between 0 and r minus 2, r क्या है? relative डिग्री है, तो फिर हम कहेंगे कि strict triangularity condition हमारी मीट करती है। ये आगे एक एग्जांपल आ रही है, मैं उससे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको जरा ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। सो ये होगी स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन। अब हम आते हैं कि अगर ये भी मीट नहीं होती, फिर हम क्या करेंगे? वेल, ये मीट कब नहीं होगी? अगर लेट्स से हमारे पास एटलीस्ट इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी ये कंडीशन अगर आर माइनस टू तक मीट नहीं हो रही, तो शायद ये आर माइनस थ्री तक जाके मीट हो जाए। ये अभी हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, बट ये पहली दोनों कंडीशन रिलेटेड हैं और ये आखिरी दोनों कंडीशन रिलेटेड है। सो अब हम ज़रा देखते हैं कि uncertainties are called matched, ये मैचिंग कंडीशन, if they enter dynamics through control channels, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो अनसर्टेनिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अनसर्टेनिटी इन कंट्रोल इनपुट, नॉट अनसर्टेनिटी इन डायनामिक्स, बट ओनली अनसर्टेनिटी इन कंट्रोल इनपुट, ठीक है। ये भी हम देखेंगे एग्जाम्पल से किस तरह से। सो मैचिंग कंडीशन का मतलब है कि अगर हमें सिस्टम अनसर्टेनिटीज का पता चल जाए कि क्या अनसर्टेनिटीज है, तो फिर हमारे कंट्रोलर में ये एबिलिटी है कि वो उनको कैंसिल आउट करें, ठीक है, क्लियर। यस, कि अगर जो अनसर्टेनिटी है वो उस पार्ट ऑफ डायनामिक्स में जो डायरेक्टली इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, तो जाहिर है हम उसको डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इनपुट को यूज करते हुए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बल्कि वो जरा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इनपुट पर डिपेंड कर रही है, फिर हमें ये बाकी कंडीशंस, एक्सटेंडेड मैचिंग, स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी या एटलीस्ट ट्रायंगुलैरिटी अगर मीट हो जाए, तो फिर हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो थी करेक्टराइजेशन सीसो सिस्टम के लिए थी, बिकॉज इसमें जो रिलेटिव डिग्री थी वो आर थी। बट अगर हम जरा डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से डिफाइन कर लें, एंड अगर हम रिलेटिव डिग्री को वेक्टर अज्यूम कर लें जो कि इस तरह से होगा, तो फिर ये मीमो सिस्टम्स के लिए भी ये करेक्टराइजेशन चलेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा, अब हम जरा देखेंगे कि हमारे पास जब ट्रायंगुलैरिटी होती है, तो हमारा सिस्टम किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको इस तरह से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है? ये है कि हमारे पास एक चेन ऑफ इंटीग्रेटर्स है, लेकिन ये चेन ऑफ इंटीग्रेटर एग्जैक्ट नहीं है। इस चेन ऑफ इंटीग्रेटर में आ, एक एडिशनल कंपोनेंट भी आ रहा है, और ये एडिशनल कंपोनेंट क्या है? वेल, यही तो फाई है। यानी कि हर आपके पास जो इंटीग्रेटर के ऊपर, हर इस सारे चेन ऑफ इंटीग्रेटर में हर इंटीग्रेटर के ऊपर आपके पास एक अननोन फंक्शन, अनसर्टेनिटी फंक्शन भी आ रहा है। सो इट्स नॉट प्योरली चेन ऑफ इंटीग्रेटर्स, बट इसके अंदर आपके पास अनसर्टेनिटी है। सो इसको हम कहेंगे ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन। ठीक है, यानी कि आपकी जब ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप इस कंडीशन पे आ सकते हैं। सो यू हैव दिस n-1 इक्वेशंस, एंड उसके बाद जो nth इक्वेशन है उसके अंदर आपके पास अल्फा होगा, आपके पास phi n होगा विच इज द अनसर्टेनिटी इन ड्रिफ्ट, एंड आपके पास रो ऑफ x होगा। सो दिस जब आपके पास ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन होगी तो आप इस तरह से अपने सिस्टम को स्ट्रिक्ट फीडबैक फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म को हम स्ट्रिक्ट फीडबैक फॉर्म कहते हैं। अच्छा, स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी जब होगी तो हम क्या कहेंगे? वेल, उसके केस में हमारे पास ये जो याद कीजिए यहाँ पे ये था z1 से लेके zi+1 तक, इसमें चेंज क्या हो गया कि अभी सिर्फ zi तक है। ठीक है, कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो सिर्फ इस अपनी अनसर्टेनिटी लेट्स से इस स्टेट या इससे पिछली स्टेट जो है, जो ट्रांसफॉर्म स्टेट है उस पर डिपेंड कर रही है, अगली पे नहीं कर रही। i+1 का मतलब है अगली स्टेट के। इसके ऊपर लेट्स से मैं ज़्यादा आई एम सॉरी आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट ये एक ज़रा कैरेक्टराइजेशन है विच हेल्प्स सॉल्व आवर प्रॉब्लम, कि हमें पता चल जाता है कौन सा प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है। डिफरेंट मेथड्स हैं जो डिफरेंट तरह की लेट्स से फॉर्म्स के ऊपर लग सकते हैं। इसी तरह से एक्सटेंडेड मैचिंग होगी तो क्या होगा कि हमारे पास एटलीस्ट कुछ चेन ऑफ इंटीग्रेटर होगा जो n-2 तक होगा। जो n-1 की इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी कि इसके अंदर हमारे पास नाउ दिस इक्वेशन इज जो n-1 इक्वेशन है इसके अंदर अब अनसर्टेनिटी आएगी, इससे ऊपर की इक्वेशंस में नहीं आएगी। एंड जाहिर है कि जब आपके पास nth इक्वेशन है उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी आ रही होगी। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। मैचिंग कंडीशन क्या है? वेल, मैचिंग कंडीशन सेज कि ऑल n-1 इक्वेशन जो है वो प्योर चेन ऑफ इंटीग्रेटर है। सिर्फ जो फाइनल इक्वेशन है उसके अंदर आपके पास अनसर्टेनिटी आ रही है, एंड लकीली फाइनल इक्वेशन के अंदर इनपुट भी आ रही है। तो अगर मैचिंग कंडीशन मीट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप इनपुट को यूज करके सारी अनसर्टेनिटी को कैंसिल करा देंगे। ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट। तो मैचिंग कंडीशन इज ऑफ कोर्स द आइडियल कंडीशन। ये अगर हो जाए तो क्या कहने, इससे सारा मसला सॉल्व हो जाता है। बट अगर ये ना भी हो तो एटलीस्ट वी कैन स्टिल डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो यूजली मैचिंग कंडीशन सबसे रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है। मैचिंग कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हमारी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अगर एक्सटेंडेड मैचिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मैचिंग नहीं हो रही इन जनरल, बट ये अगली सारी हो रही है। स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी हो रहा है तो ट्रायंगुलैरिटी तो हो ही रहा है, बट पिछली दो शायद नहीं हो रही। एंड अगर ट्रायंगुलैरिटी हो रही है तो फिर वी डोंट नो मच। ये इसका ऑर्डर है। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है हमारे पास सिस्टम की। इस सिस्टम के अंदर एक इनपुट है, चार स्टेट्स हैं, एंड हमारे पास दो जो स्टेट्स हैं उनके अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है, जो कि बाकी दो स्टेट यानी कि जो एक और स्टेट का भी फंक्शन हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज अ सिस्टम जो थोड़ा जेनेरिक सिस्टम। इसके अंदर हम बता नहीं रहे अनसर्टेनिटी एग्जैक्टली क्या है, बट हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी है इट इज अ फंक्शन ऑफ not only x2 but x1 as well, and यहाँ पे जो uncertainty is not only a function of x4 but x3 as well। तो ये सिस्टम है। अब हम जरा इसमें मैचिंग एंड एक्सटेंडेड मैचिंग या ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन वगैरह चेक करते हैं। सो सबसे पहले तो वेक्टर फील्ड्स बना लीजिए। जी नॉट इज वी नो के ये इनपुट वेक्टर फील्ड है। g1 क्या होगा? वेल ऑफ कोर्स हमने क्या करना है, इस इनपुट वेक्टर फील्ड का ड्रिफ्ट वेक्टर फील्ड के साथ ली ब्रैकेट ले लेंगे। तो ली ब्रैकेट लेंगे तो हमें एक और वेक्टर फील्ड मिल जाएगा। जब हम इसको तीसरी दफा करेंगे हमें एक और वेक्टर फील्ड मिल गया। तो हमें लेट्स से तीन वेक्टर फील्ड भी मिल चुके हैं। मजे की बात है, तीन इंडिपेंडेंट हैं। सो g0, g1 एंड g2, ये तीन वेक्टर फील्ड्स हमें मिल चुके हैं। लेट्स से सॉरी ये वेक्टर फील्ड्स इसके अंदर हैं, बट ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन चेक करने के लिए, अच्छा सबसे पहली बात कि हमने ये देखना था कि हमारा जो फाई है, फाई अगर आप देखें तो वो ये वेक्टर फील्ड है। ये वेक्टर फील्ड इसका सबसेट नहीं हो सकता, बिकॉज ये वेक्टर फील्ड हमारे पास
दो स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है। सो हम इसके साथ इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, हम इसके साथ भी नहीं कर पा, अगर इससे कर लेते तो ये मैचिंग कंडीशन हो जाती, अगर इससे कर लेते तो एक्सटेंडेड मैचिंग कंडीशन हो जाती। बिकॉज देखिए ये वाला जो इनपुट्स हैं, ये जो वेक्टर फील्ड्स हैं, कौन सी इनपुट को अफेक्ट कर सकते हैं, कौन सी स्टेट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, फोर्थ को और थर्ड को। लेकिन हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो फोर्थ में एंड सेकंड स्टेट में तो नहीं हो सकती। जब हम थर्ड ऑर्डर तक जाते हैं तो फिर हमें पता चल गया है कि हम इस अनसर्टेनिटी को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, सो इसके साथ तो कर सकते हैं, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब हम जरा डिटेल में, यानी मैचिंग और एक्सटेंडेड मैचिंग तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, अब हम चेक करते हैं एक्सटेंडेड स्ट्रिक्ट ट्राइंगुलैरिटी एंड ट्राइंगुलैरिटी, ये कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम स्ट्रिक्ट ट्राइंगुलैरिटी को चेक कर लेंगे, बिकॉज अगर वो हो गई तो ट्राइंगुलैरिटी तो हमारी सेटिस्फाई होगी ही होगी। ठीक हो गया। सो उसके लिए हमें ये तीन और डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। इन तीन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सिर्फ ये करना है कि जी नॉट, जी वन एंड जी टू जो हैं उनका ली ब्रैकेट ले लेना है हमने फाई के साथ। एंड फाई क्या था, फाई ये वाला वेक्टर फील्ड है, ठीक है, ये जो अनसर्टेनिटी का वेक्टर फील्ड। सो अब जब हम ये लेंगे तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगी। एंड हम ये देखेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल दिस ओनली अफेक्ट्स द फोर्थ लेट्स से स्टेट, ये जो है ये भी अगेन फोर्थ स्टेट को बता रही है। एंड ये जो सेकंड लेट से ये जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अफेक्ट कर रही है ओनली फोर्थ स्टेट को एंड सेकंड स्टेट को। एंड कैन वी कैंसल दिस यूजिंग G1? No, we cannot. Can we cancel this using G2? Yes, we can, because G2 तीनों स्टेट्स को अफेक्ट कर सकती है, लेट्स से लास्ट 3 स्टेट्स को अफेक्ट कर सकती है। एंड ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेकंड एंड फोर्थ स्टेट्स को अफेक्ट कर रही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप नोट करें तो ये ड्यू टू अनसर्टेनिटी है। सो हमारे पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, अगर आप याद कीजिए हमारे पास ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई थी, बिकॉज जी नॉट एंड जी वन के अंदर ये फाई नहीं आ रहा। स्ट्रिक्ट ट्राइंगुलैरिटी कंडीशन मीट कर रही है, वेल हमारे पास आर है 4, 4 में से 2 निकाल दें तो 2 रह गया। सो एंड सो G2 के ऊपर जब हम ये ऑपरेटर लगाते हैं तो इज दिस इन G3? वेल देखते हैं, दिस इज अ सबसेट ऑफ G2। G3 की तो बात बाद में आती है, तो G2 का ही सबसेट हो गया, ठीक है ना। G2 के साथ आप इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ कोर्स कैंसिल कर सकते हैं। सो यानी कि नॉट ओनली हमारी स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन मीट हो गई है, बल्कि लेट्स से जरा मार्जिन से मीट हो गई है। लेट्स से कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को सबसेट होना चाहिए था G3 का, बट ये तो G3 छोड़ेंगे, ये तो G2 का ही सबसेट हो गई है। सो वी हैव मेट द स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन। तो स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन मीट कर गई है। इसका ये मतलब है कि हमारा सिस्टम की जो अनसर्टेनिटी है वो स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन है। अच्छा, इससे एम्प्लॉय ये होता है कि हम अपना जो सिस्टम था उसके ऊपर ये स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से ये वाली जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी थी। सिमिलरली जो हमारे पास अगर आप देखिए तो इवेंचुअली हमने ये देखा था कि जो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये जो आखिरी 3 डिस्ट्रीब्यूशन है इनसे हमें ये पता चला है, और स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन से। और अगर आप याद कीजिए हमने यहाँ पे बात की थी स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलैरिटी होगी तो हम अपने सिस्टम को इस तरह की क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह की क्वेश्चन में जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वेल फिर हम इस रिप्रेजेंटेशन पे पहुंचेंगे। ये मैं एज्यूम नहीं करता आप हाथ से कर पाएंगे फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए, बट हम इसके लिए मैथमेटिक का यूज़ कर सकते हैं। आई विल शेयर विद यू द फाइल जिसके अंदर इम्प्लीमेंट होगा। तो आप इस मैथमेटिकल नोटबुक को यूज़ करते हुए आप किसी भी सिस्टम के लिए ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन वगैरह तो आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, ये स्टेप क्या है, ये बता रहा है कि आप इसको स्ट्रिक्ट फीडबैक फॉर्म में किस तरह से लेकर आ सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट फीडबैक फॉर्म में अगर आप इसको ले आए, वेल इससे कुछ मेथड्स हैं जो कि लगाने काफ़ी आसान हो जाते हैं, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि पहली जो हमारी स्टेट है उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं आ रही, सॉरी यहाँ पे जी डॉट आना चाहिए। ऑलराइट जी, सो ये हमें पता चल गया। अब हम इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि एक मेथड है जो कि विच इज कॉल्ड लियापनोव रीडिजाइन, कि वी स्टार्ट विद एन एग्जैक्टली फीडबैक लीनियराइजेबल सिस्टम जिसके अंदर मैच अनसर्टेनिटी है।
उसके केस में so if we have exact feedback linearizable nominal सिस्टम उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब है हम अपनी इनपुट्स को यूज करते हुए अनसर्टेनिटीज को कैंसिल कर सकते हैं। सो कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, उसको हम लियापनो रीडिजाइन करते हैं। ऑलराइट, उसका तरीका ये कि नॉमिनल सिस्टम में उसके ऊपर नॉमिनल कंट्रोल लगा लें, वो हमने देख लिया था। नॉमिनल सिस्टम का मतलब है कि जिसमें अनसर्टेनिटीज को हमने जीरो लिया हुआ है, तो उससे हमें नॉमिनल कंट्रोल मिल जाएगा। नॉमिनल कंट्रोल आ जाएगा तो उसको अब एक्चुअल सिस्टम पे लगा के देखें। जब हम उसको एक्चुअल सिस्टम पे लगा के देख लेंगे तो फिर हम उसकी टेस्ट करेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है थ्रू वॉल्यूम फंक्शन। जब ये हमारे पास हो जाएगा तो उसमें हम एक नया कंपोनेंट ऐड कर देंगे। वो कंपोनेंट क्या होगा, और वो इन्वर्स इनटू म्यू। इसका क्या काम होगा कि ये स्टेबिलिटी बढ़ा देगा हमारे सिस्टम। ठीक है, हमारे पास नॉमिनल कंट्रोल है एंड ये उसके अंदर एक रोबस्टिफाइंग कंट्रोल, सो ये स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। रोबस्ट का क्या मतलब होता है? रोबस्ट मीन समथिंग विच इज रफ एंड टफ, जो कि इतनी जल्दी खराब ना होती। सो रोबस्ट कंट्रोल मींस अ कंट्रोल विच इज रोबस्ट टू अनसर्टेनिटीज के। सिस्टम अगर हमारा थोड़ा चेंज भी हो जाए तो कंट्रोल फटाफट अनस्टेबल ना कर दे हमारे प्लान। सो चूज म्यू वाया लियापनो रीडिजाइन, जो अभी हम देखेंगे। अच्छा, अब ये देखिए कि हमारा सिस्टम था लीनियराइजेबल, उसको म्यू लिख सकते हैं। इसके अंदर ज़ाहिर है डेल्टा नहीं होगा अगर इसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं है। अगर अनसर्टेनिटी है और मैच्ड अनसर्टेनिटी है तो हमने देखा था कि वो यू से कैंसिल हो सकती है। सो इट इज़ ओनली इन दिस पार्ट जो कि लेट्स से यू से अफेक्ट हो सकता है। सो अगर सिस्टम में मैच्ड अनसर्टेनिटी है तो फिर हम इस तरह का सिस्टम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने कंट्रोल डिज़ाइन कर लिया नॉमिनल सिस्टम के लिए, जिसका मतलब है डेल्टा जीरो है। डेल्टा जीरो के लिए हमने देखा था कंट्रोल बनाना बड़ा आसान है। सो वी चूज अ यू स्टार सच दैट दिस हैपेंस। जब ये हो जाएगा तो हमारा लेट्स से डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव रीच हो जाएगा, विच इज ए प्लस ई के की जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमारे पास लेफ्ट हाफ फ्रेम में चली जाएंगी, जिसका मतलब है कि क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम ये क्लोज लूप सिस्टम पे आएंगे। अब स्टेबिलिटी ऑफ दिस नॉमिनल सिस्टम इम्प्लाइज के, याद रखिए ये लीनियर सिस्टम है, तो लीनियर सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते थे, हम इसकी क्वाड्रेटिक टाइप के लिए अपना फंक्शन ले सकते थे। अगर आप याद कीजिए अपना स्टेबिलिटी वाली स्लाइड्स में जाके, वहाँ पे फिर हमने क्या किया था कि इसका जो टाइम रेट लेते थे दैट हैड टू बी लेट्स से इक्वल टू माइनस जी ट्रांसपोज क्यू टाइम्स जी। इसमें से बेसिकली हम ये कह रहे थे कि दिस इज स्ट्रिक्टली नेगेटिव। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ नाउ अगर हम इसको आइडेंटिटी ले लें तो ये इक्वल टू दिस हो जाता है। बट हम ये देखते हैं कि वी डॉट का सिर्फ इक्वल टू माइनस जी स्क्वेयर या जी ट्रांसपोज आई टाइम्स जी होना काफ़ी नहीं है। पहले तो हमने कहा था कि सिर्फ ये स्टेबल हो जाए। इसके अंदर हम एक एडिशनल कंपोनेंट रख रहे हैं। एडिशनल कंपोनेंट आप इन दोनों में से कोई एक समझ लें कि एडिशनल कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज द सेम टर्म विद आई and this is the term with let's say some other matrix, some other weighting matrix q। तो हम कह रहे हैं कि v dot has to be more negative than what is required by the stability। इसका हमें ज़रा फ़ायदा 1 मिनट में जाके पता चलेगा, बिकॉज हम इस एक्स्ट्रा जो रिस्ट्रिक्शन है ऑन द लियापनो रेट इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्यूनिंग नॉर्म। अच्छा, सिंस द सिस्टम इज लीनियर वी गेट द लियापनो इक्वेशन। अगर आप याद करें लियापनो इक्वेशन हमारे पास माइनस क्यू या माइनस आई काफ़ी होती थी, बट हम अब क्या ज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट ओनली माइनस आई, लेकिन इसमें एक माइनस क्यू भी ऐड हो रहा है। अगेन मैंने जैसा कहा उसको हम अभी जाके देखते हैं। सो नाउ अप्लाई यू स्टार टू एक्चुअल सिस्टम। सेम लियापनो फंक्शन से देखेंगे क्या बनता है। और सेम लियापनो फंक्शन ये है, एंड जब आप डायनामिक्स एक्सक्यूज मी, जब आप एक्चुअल डायनामिक्स पे वी डॉट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म्स आएंगी, साथ में एक बची खुची टर्म आएगी जो कि डेल्टा की वजह से आ रही है। दिस इज दैट टर्म। ठीक है, एक दफा ये करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा दिस इज एन एडिशनल टर्म। इफ अनसर्टेनिटी हैज अ बाउंड, बिकॉज हम ये अज्यूम करते हैं कि अनसर्टेनिटी मे बी अ फंक्शन ऑफ जी, इन जनरल इट इज, बट अगर हम जी का नॉर्म ले लें, कोई भी आप नॉर्म ले सकते हैं, एंड डेल्टा का नॉर्म ले लें, एंड जी के साथ कोई गैमा जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट है वो अप्लाई कर लें, सो इसका ये मतलब है कि हमारा डेल्टा इज अपर बाउंडेड बाय
लेट्स से गैमा टाइम्स जी का जो नॉर्म, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन जनरल हमारे पास कोई ना कोई बाउंड होनी चाहिए, बाउंड नहीं होगी अगर अनसर्टेनिटी अनबाउंडेड होगी। आप कहेंगे कि जी हमारा सिस्टम में लेट्स से मीटियोर हिट्स द अर्थ टाइप की अगर कोई डिस्टर्बेंस है फिर भी हमारा सिस्टम चले, पर उसका तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, राइट। सो इन जनरल दिस अनसर्टेनिटी हैज टू बी बाउंडेड अगर हमने उसको एनालाइज करना। इफ दिस हैपेंस देन फिर क्या होगा, हम इसको ये जो इक्वेशन थी इसको यूं लिख सकते हैं, दिस इज अपर बाउंडेड बाय माइनस लेमडा मिनिमम। लेमडा मिनिमम क्या है, ये उसकी मिनिमम आइगन वैल्यू है, उसकी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, मिनिमम स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ क्यू प्लस जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ कोर्स 1 होगी, तो ये 1 और ये जी स्क्वायर जो है क्या है, ये हमारे पास इट इज़ द नॉर्म ऑफ दी। तो आप अगर नोट कीजिए हमने ये पहली दो टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लिया इस तरह से। एंड अपर बाउंड हमने क्यों किया, बिकॉज हम इसमें मिनिमम लेट्स से वो ले रहे हैं, नहीं सॉरी, दिस इज इक्वल टू दिस। अब जो ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है बिकॉज अगर आप नोट कीजिए हमने चेंज क्या किया है, हमने डेल्टा की जगह पे गैमा टाइम्स जी लगाया, राइट, यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये अपर बाउंड का साइन हो गया, हमने ये चीज अपना की। सो 2 गैमा नॉर्म ऑफ पी टाइम्स ई एंड जी नॉर्म का स्क्वायर, ये हम यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छा, जी नॉर्म का स्क्वायर कहाँ से आया है, बल याद कीजिए कि हमारे पास डेल्टा क्या था, गैमा टाइम्स जी था, एक जी पहले ही था, एक और जी का नॉर्म आ गया, तो ऑफ कोर्स ये जी नॉर्म का स्क्वायर हो गया। सो ये टर्म यहाँ से आते हैं। क्लियरली हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी कब इंश्योर होगी, वेल हमें ये पता है कि अगर हमारे सिस्टम की जो मिनिमम आइगन वैल्यू है क्यू की वो पॉजिटिव है, वो बाय डेफिनेशन पॉजिटिव होनी चाहिए बिकॉज क्यू हमने पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहा हुआ था, 1 इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो ये टर्म्स तो पॉजिटिव है। अब मसला कहाँ पे हो सकता है, वेल मसला हो सकता है लेट्स से यहाँ पे, तो हम जरा इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो अगर आप देखिए 2 गैमा पी ई जी स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास छोटी होनी चाहिए इस टर्म से, बिकॉज इस टर्म का साइन चेंज हो सकता है, राइट, इस टर्म का साइन चेंज नहीं हो सकता, दिस टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये टर्म हमारे पास छोटी होनी चाहिए इससे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 पी ई टाइम्स गैमा इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म, राइट। एंड जाहिर है कि फिर ये हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास जो गैमा है वो इस टर्म से छोटा छोटा रहेगा। गैमा याद रखिए ये कांस्टेंट था, ठीक है, जो बाउंडिंग कांस्टेंट था। तो अगर गैमा हमारे पास इस टर्म से छोटा है तो हमारे पास स्टेबिलिटी इशू है, राइट। सो इसका मतलब है कि देयर इज सम इनहेरेंट रोबस्टनेस कि जब भी हम अपने सिस्टम के ऊपर, या आप लोग लेट्स से जब हम अपने सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे लेट्स से फीडबैक लीनियराइजेशन, एंड अगर हम नॉमिनल कंट्रोल ही अप्लाई कर देंगे अपने एक्चुअल सिस्टम के ऊपर, देखिए ना हमने क्या किया, यू स्टार को एक्चुअल सिस्टम पे अप्लाई कर दिया एंड उसका एनालिसिस किया, तो इन जनरल अगर आपका गैमा इस टर्म से छोटा है फिर आपके पास सिस्टम स्टेबल है। सो देयर इज सम रोबस्टनेस इन सिस्टम, राइट, बट इज दिस रोबस्टनेस सफिशिएंट इनफ, वेल हमें कुछ ज्यादा नहीं पता इसके। लेट्स से ये गैमा अगर मीट करेगा फिर तो ठीक है, बट हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मजीद रोबस्ट हो हमारा सिस्टम। लेट्स से हमें हमारे पास ज्यादा श्योरिटी आ जाए कि हमारा सिस्टम इज रोबस्ट इनफ, तो फिर हम क्या करेंगे, वेल वी कैन कंसिडर द कंट्रोल, जिस कंट्रोल के अंदर यू स्टार है जो कि नॉमिनल कंट्रोल है और उसके साथ एक रोबस्टिफाइंग एलिमेंट है जो कि अनसर्टेनिटी को कंपनसेट, ये दिस इज नॉर्मल कि आप क्या करते हैं कि नॉमिनल कंट्रोल है लेकिन आप जरा तगड़ा कंट्रोल लगा देते हैं उसके मुकाबले में, ताकि अगर कोई हमारे सिस्टम में अनसर्टेनिटी आती है तो उसको काउंटरैक्ट कर सकें। assumed uncertainty satisfy this, ये एक assumption है, it's not only let's say कि for all time ये हम अगर सारी states को zero ले लें तो हमारी uncertainty zero को assume कर लेती है। This is not a very let's say tough assumption I suppose। जो bounding condition है उसके ऊपर हम लगा लेंगे, bounding condition ये है कि हमारे पास uncertainty should satisfy this condition कि uncertainty का जो norm है for all time and this should be upper bounded by this। अब इसमें क्या है कि हमारे पास k is
लेट्स से अ कांस्टेंट जो कि इस रेंज में हो सकता है। एंड जो हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा इज एनी स्मूथ बाउंडिंग फंक्शन, राइट। स्मूथ बाउंडिंग फंक्शन हमारे हाथ में है, के हैज टू बी बिटवीन दिस रेंज। तो अगर हम अपनी अनसर्टेनिटी को अपर बाउंड कर सकते हैं यूजिंग दिस बाउंडिंग फंक्शन एंड दिस के, फिर क्या हो सकता है? फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है। फिर हम म्यू को इस तरह से चूज कर सकते हैं कि एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी मिल जाए हमें फॉर एनी एडमिसिबल अनसर्टेनिटी। अब क्या होगा, अगर आप याद करें जो एक्चुअल क्लोज लूप डायनामिक्स थी वो इस तरह से हो जाएगी, राइट। बिकॉज अगर आप देखिए तो अब हमारे पास यू कुछ पहले वाली चीज के अंदर कुछ और ऐड हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये चीज आ जाएगी। सो इससे हम आगे चलते हैं। वी डॉट अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो पुरानी टर्म्स आ रही थी उनके साथ एक ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, इसके अंदर म्यू के साथ डेल्टा आ रहा है। सो हमने काइंड ऑफ क्या करने की कोशिश करनी है, हमें पता है ये सारी टर्म तो स्टेबलाइजिंग है, हमने ये करने की कोशिश करनी है कि म्यू प्लस डेल्टा, यानी कि म्यू को यूज करना है हमने डेल्टा को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि ये वाली टर्म छोटी हो जाए, ठीक है। ये वाली टर्म इस टर्म से छोटी रहेगी, तो ओवरऑल हमारे पास जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव रहेगा, ओवरऑल नेगेटिव रहेगा, वी डॉट नेगेटिव रहेगा, जिसका मतलब है एनर्जी विल डिसिपेट ऑलवेज, एंड जिसका मतलब है हमारा सिस्टम एसिम्प्टोटिक स्टेबल है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल रहेगा। ठीक है जी, हम अब ये करते हैं कि जी ट्रांसपोज पी ई की जो टर्म है उसको हम डब्ल्यू ट्रांसपोज कह देते हैं, एंड हम ये गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये गोल क्या है? माइनस जी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डब्ल्यू ट्रांसपोज म्यू टाइम्स डेल्टा, ये सारी की सारी ये चीज़ें, इस टर्म को हमने डब्ल्यू ट्रांसपोज कह दिया। एंड हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको तो भूल जाएं, हम इन दोनों टर्म्स को आपस में लेट्स से देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रिलेट होती हैं, एंड कैन वी गारंटी सम बाउंड्स ऑन दिस। तो अगर ये हो जाए तो इसका मतलब है ना सिर्फ हमारे पास सिस्टम एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, बल्कि इसके ऊपर एक मार्जिन भी होगा स्टेबिलिटी, इट विल बी रोबस्ट स्टेबल। अच्छा, अब इसमें नोट करने की बात यह है कि हम इस ब्रैकेट को अगर खोल लें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, एंड इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ है कि दिस इज अपर बाउंडेड बाय दिस थिंग। फर्क क्या है? वेल, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन जनरल दिस विल ऑलवेज बी लेस देन कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का नॉर्म निकाल लें, इन दोनों वेक्टर्स का नॉर्म निकाल लें एंड इनको मल्टीप्लाई करें। आई गेस आपको ये समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कुछ बेसिक केसेस में बताऊंगा। इसको यूँ समझ लें कि आप इसको इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। अगर आप इसको जरा गूगल कर लें तो ये थोड़ी ज्योमेट्री वगैरह के साथ आपको बनी हुई नजर आ जाएगी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट, this is maybe this is related to triangular inequality but perhaps it's not the same thing। लेकिन आप इसको चेक कर लें, ये नॉर्म के कंडीशंस हैं, ये उसको मीट कर रही है, ठीक है। नॉर्म के ऊपर जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन मीट करेंगे। सो एक दफ़ा इसको जरा गूगल कर लीजिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो फिर मैं आपको देख देता हूँ। सो दिस इज व्हाट वी गेट, एंड अगर आप याद करें हमने कहा था कि डेल्टा के ऊपर एक कोई चीज़ हम बाउंडिंग कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, याद कीजिए ये ठीक हो गया। सो डेल्टा के ऊपर हमने ये कंडीशन अगर लगा दी तो इस वजह से ये लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। सो नाउ वी हैव दिस कंडीशन। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कंट्रोल स्मूथ होगा, अच्छा कंट्रोल के भी ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप स्मूथ कंट्रोल लगा लें, ये डिसकंटिन्यूस कंट्रोल लगा लें। एंड अगर आप याद करें स्मूथनेस इवेंचुअली लेड टू सम यूनिकनेस कंडीशन। अगर आप याद डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन से लिपशिट्स से रिलेट कर रही थी, उसका फायदा भी है नुकसान भी है, वो हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे। सो स्मूथ कंट्रोल चाहते हैं, हम इस तरह का स्मूथ कंट्रोल लगा लेंगे विच इज म्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू टाइम्स के। ठीक है, के क्या है? के हमने ये वाला लिया हुआ है, ठीक है। एंड म्यू इज एंड डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू इज दिस, ठीक है, इन टर्म्स के ऊपर। तो म्यू हम इस तरह से चूज करें कि डब्ल्यू और के कॉम्बिनेशन से हम ये म्यू चूज कर रहे हैं। के हमें पता है कि हमेशा बड़ा ही, अच्छा सॉरी, दिस इज नॉट द सेम के एज,
मे बी इट इज, मे बी इट्स द सेम, कि अगर डिफरेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए कि हमेशा पॉजिटिव होगा और ये एक से कम, वन से कम कम। सो वी हैव दिस नाउ। इस कंडीशन से हम इस कंडीशन पे आ सकते हैं, बिकॉज हमने क्या किया है, हमने म्यू की जगह पे सॉरी यस, ये म्यू के ये वाली इस इक्वेशन से हम यहाँ तक आ चुके हैं। एंड यहाँ से हमने क्या किया, ये आई गेस हमने ये वाली इक्वेशन दी है, इस वाली इक्वेशन के अंदर हमने म्यू की वैल्यू प्लग इन कर दी है, एंड उससे हमारे पास ये टर्म्स थोड़ी सी सिंप्लीफाई होकर इस तरह से आ गई। आई एम सॉरी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट इट ऑल फॉलोज। इसका जो रिजल्ट है वो इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। तो इसमें अगर हम के को इस तरह से चूज कर लें, के इज 1/4 1 माइनस के एंड के सिग्मा स्क्वायर याद कीजिए, ये बाउंडिंग फंक्शन था हमारे पास। अगर हम इसको इस तरह से चूज कर लें, let me check, ये के सेम है या डिफरेंट है? It looks to me it is the same, but yes, अगर हम इस के को इस तरह से चूज कर लें, then what happens? Well, इसमें सिग्मा स्क्वायर डालें एंड के से ये इम्प्लिसिट इक्वेशन बनती है आपकी, ये सेटिस्फाई हो जाएगी। सो देन वी गेट दिस, ये वाली जो इक्वल ये वाला जो एक्सप्रेशन है, एंड देन दिस इज अपर बाउंडेड बाय, इसके अंदर हम ये वैल्यूज प्लग इन करते हैं, दिस थिंग। नाउ इसको अगर हम के को डाल के सिंप्लीफाई कर लें तो हमें क्या मिल जाता है, हम वी गेट दिस टर्म विच इज नेगेटिव डेफिनेट। इसका मतलब है कि ये जो सारी टर्म्स हैं ये हमेशा नेगेटिव रहेंगी, एंड यही तो हम चाहते थे कि ये वाली सारी टर्म नेगेटिव नहीं, ये सारी टर्म नेगेटिव रहेंगी तो हमारा सिस्टम एसिम्प्टोटिक स्टेबल होगा विद सम स्टेबिलिटी मार्जिन। सो अगर हम इससे बड़ा कोई के चूज करेंगे फिर भी ये चीज मीट करेगी, बिकॉज ये देखें यहाँ पे ये कंडीशन मीट कर रही है, एंड फॉर एनी के बिगर देन दैट, अगर आप याद करें कि यहाँ पे आ रहा था तो फिर भी ये कंडीशन मीट करेगी। सो दिस के गिव्स अस अ रोबस्ट कंट्रोल, यानी कि हम रोबस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि हमारा अनसर्टेनिटी के बावजूद हमारा सिस्टम एसिम्प्टोटिकली स्टेबल रहेगा। इन पर्टिकुलर अगर हम अपना म्यू इस तरह से चूज कर लें, म्यू इज इक्वल टू माइनस सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर 4 इंटू 1 माइनस के इंटू दिस थिंग। इसमें अगर आप नोट करें तो हमने एक पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड कर दिया सिग्मा नॉट, ये हम कर सकते हैं। सो पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड कर दिया एंड ओवरऑल ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अगर आप याद करें ये पिछली स्लाइड पे हमने किया था, अब हमने इसमें एक पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड कर दिया। सो इस पॉजिटिव कांस्टेंट के ऐड करने से हम हमारा ये म्यू बन गया। सो वी हैव दिस, देन दिस कंट्रोल जो अभी हमने लिया है, इसको म्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड कर दें म्यू स्टार के अंदर, एंड ओवरऑल आपका ये जो कंट्रोल है यू, दिस यील्ड्स ग्लोबल एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ अनसर्टेन सिस्टम, जो अभी हम लेके चल रहे थे, फॉर ऑल अनसर्टेनिटीज व्हिच सैटिस्फाई द बाउंडिंग कंडीशन। सो आपके मजे हो गए। सो अगर आप ये वाली कंडीशन में, सो इवेंचुअली यस आई सेड कि थोड़ा सा रास्ता मुश्किल था, बट एक्चुअल हमारे पास कंडीशन ये थी, अगर हम म्यू को इस तरह से चूज करें बाउंडिंग कंडीशन और ये सारी चीज़ों के साथ, एंड एंड पे रो इनवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके यू स्टार में ऐड कर दें, तो ये वाला जो कंट्रोल है ओवरऑल कंट्रोल यू, दिस गिव्स अस ग्लोबल एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। चाहे सिस्टम के अंदर अब कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए विद मैचिंग कंडीशन, याद कीजिए जो हम अनसर्टेनिटी के ऊपर मैचिंग कंडीशन लगा रहे थे उसके साथ, और बाउंडिंग कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका सिस्टम हमेशा ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल रहेगा। सो दिस इज समथिंग टू राइट, एंड दिस रिजल्ट इज जेनेरिक। तो ये रिजल्ट आप किसी भी सिस्टम के ऊपर ये चीज़ें लग रही होंगी, आप खट से ये म्यू लगाएंगे एंड यू स्टार आपके पास पहले ही है, एंड आपके पास ये एक रोबस्ट कंट्रोल आ जाएगा जो लिए आपने प्री डिजाइन। इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को ऑटोमेट भी किया जा सकता है इन जनरल नॉन लीनियर सिस्टम जो स्पेशली मीमो हो या कॉम्प्लिकेटेड हायर ऑर्डर सिस्टम्स हो, उनके लिए इस प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैथमेटिका फाइल्स में हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड देन you have a methodology to design a robust control for matched uncertainties. अच्छा, कुछ और अनसर्टेनिटीज भी हैं, कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं डिसकंटिन्यूअस कंट्रोल की। याद कीजिए ये हमने यहाँ से चले थे, जो सारा प्रोसेस स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आए थे। अब अगर हम ये
कंट्रोल अप्लाई कर दें म्यू इज इक्वल टू दिस, जिसमें आपका जो ईटा है वो इससे बड़ा होना चाहिए, राइट? तो बाउंडिंग फंक्शन टाइम्स द जी टाइम्स द नॉर्म ऑफ वी। इससे अगर ये टर्म बड़ी होगी तो आपको हमेशा वी डॉट लेस देन जीरो मिलेगा, जिसका मतलब है एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप इसमें ये देखिए तो ये डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू नॉर्म जो है ये आपको एक स्विचिंग फंक्शन दे रहा है, काइंड ऑफ साइन फंक्शन दे रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर डिसकंटिन्यूटी आएगी आपके कंट्रोल, जो ये रोबस्टिफाइंग कंट्रोल है इसके अंदर। सो इस डिसकंटिन्यूटी की वजह से हम देखते हैं कि कुछ डिसकंटिन्यूस कंट्रोल के अपने थोड़े से कुछ सटलिटीज होती हैं, एंड उनको हम जरा अगले चैप्टर में जाकर जरा अच्छे से देखें। बट इन जनरल दिस इज अनदर ऑप्शन। तो अगर आप देखें इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, एंड ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन है कि आप ये भी रोबस्ट ये आप नोट डिज़ाइन लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये देख लीजिए कि जो बाउंडिंग कंडीशन है अनसर्टेनिटी के ऊपर थ्रू दिस, ये जो के ऊपर कंडीशन थी, this does not come for free. Instead, this leads to some limits on the variation of control gain matrix, जो कि रो इनवर्स हमारा था, एंड इसका मतलब है कि ये कंडीशंस फ्री नहीं है, ये कंडीशंस कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस डिक्टेट करती हैं हमारे कंट्रोल गेन मैट्रिक्स रो इनवर्स के ऊपर। तो इसलिए ये बुक के अंदर एक रिमार्क है जो कि डेरिवेशन हुई हुई है, इसको एक नज़र आप देख लीजिएगा अगर आपके पास एक कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, आपको उसके ऊपर ये वाला कंट्रोल अप्लाई करना। सो नाउ वी सी एन एग्जांपल। उस एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। सो वी हैव दिस सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जिसके अंदर एक इनपुट है एक्स नॉट हमारे पास ये है। अच्छा, अब इस इनपुट के अंदर ये अनसर्टेनिटी ऐड हो रही है, राइट? ये कापा जो है ये अनसर्टेन, दिस कैन बी बिटवीन 0 एंड 1, एंड जो आपका a टाइम्स u है ये है -0.1 से लेकर 0.1 के, ये जो a है ये -0.1 से लेकर 0.1 तक है। सो इन जनरल u के अंदर आपके पास अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही हैं, तो इसी को तो हम मैचिंग अनसर्टेनिटीज कहते थे कि आप, या मैच्ड अनसर्टेनिटीज कहते थे कि आपकी इनपुट के अंदर अनसर्टेनिटी हो, यानी डायनामिक्स के अंदर अनसर्टेनिटी भी हो तो आप उसको इस तरह से लिख सकें तो मैचिंग कंडीशन कहते थे सेटिस्फाई होगी। सो वी हैव दिस सिस्टम, this clearly is, satisfies the matched uncertainty condition. अब हम इसके अंदर बाय इंस्पेक्शन देख लेते हैं कि हमारा अल्फा जो है वो इट इज दिस, जो हमारे पास रो है क्लियरली दैट इज 1। नॉमिनल कंट्रोल हम अप्लाई कर देते हैं, उसका आपको पता है कि वो किस तरह से अप्लाई होता था, उसको अप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये नॉमिनल कंट्रोल आ गया। सो नॉमिनल कंट्रोल को अप्लाई करेंगे भी तो शायद कुछ रोबस्टनेस तो आपके पास आ जाएगी, बट हमारे पास आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज हैं, तो ये हमेशा शायद सिस्टम अच्छा बिहेव ना करे, ऑल्दो स्टेबल रहे। सो हम डेल्टा को देखते हैं, डेल्टा क्या था? डेल्टा इज दिस, ये सारे की सारी चीज़ डेल्टा है। इस डेल्टा के अंदर हमने तो दिस इज डेल्टा। अब हम अगर देखें, हमने इस डेल्टा को म्यू के थ्रू काउंटरैक्ट करने की कोशिश करनी है, तो हम सिग्मा स्क्वायर जो बाउंडिंग फंक्शन है उसको इस तरह से ले लेते हैं एंड के को ए ले लेते हैं, तो इस बाउंडिंग फंक्शन के साथ हम अनसर्टेनिटी को अपर बाउंड कर सकते हैं। सो वी कैन डू दिस। सो नाउ वी अराइव एट दिस, एंड हम ये देखते हैं कि जो ओवरऑल हमारी इनपुट है उसके अंदर जो नॉमिनल इनपुट थी प्लस म्यू, उसको हम निकाल सकते हैं थ्रू द फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला था, बिकॉज हमें ये चीज़ें पता चल जाए तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एंड उस फॉर्मूले के अंदर हमने अगर कापा इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू -0.1 के साथ अगर सिमुलेशन करें तो हम ये देखते हैं कि नॉमिनल सिस्टम विद नॉमिनल कंट्रोल हमने अप्लाई किया था विच इज म्यू स्टार, उसके साथ हमारा ये रिस्पॉन्स है। सो x1 कन्वर्जेस टू 0, x2 कन्वर्जेस टू 0, ऑल्दो विद सम लेट्स से बीट वर्ड। अब हम अगर एक्चुअल सिस्टम के ऊपर रोबस्ट कंट्रोल लगाएंगे, वेल इट स्टिल कन्वर्जेस टू 0। अब हम देखेंगे कि हमारा जो x2 है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी डाइवर्जन लेके एंड पे वापस आता है, बट स्टिल इट रिमेन्स स्टेबल। ज़्यादा बड़ी डाइवर्जन है नहीं, सॉरी, दिस इज एक्चुअल सिस्टम एंड रोबस्ट कंट्रोल, यानी कि आपका सिस्टम एक्चुअल है एंड उसके ऊपर आपने रोबस्ट कंट्रोल लगाया। एंड अगर आप याद कीजिए रोबस्ट कंट्रोल क्या है, रोबस्ट कंट्रोल इज स्ट्रॉन्गर कंट्रोल, राइट? कि ये एक्स्ट्रा कंट्रोल को आप इसके अंदर आपने कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल लगाया हुआ था। जब आप एक्स्ट्रा कंट्रोल लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा फ्यूल लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका सिस्टम शायद ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज कर जाए, बट आप फोर्स एक्स्ट्रा लगा रहे हैं।
अच्छा, अब एक्चुअल सिस्टम के ऊपर अगर हम नॉमिनल कंट्रोल लगाएंगे जो पुराने वाला था, तो आप देखेंगे कि इट डज नॉट रिमेन स्टेबल, राइट, कि हमारा सिस्टम डाइवर्स करता चला जा रहा है। सो व्हाट डू वी सी? वी सी दैट जो हमारा नॉमिनल सिस्टम था उसके ऊपर नॉमिनल कंट्रोल तो चल रहा है, बट अगर हम एक्चुअल सिस्टम के ऊपर नॉमिनल कंट्रोल लगाएंगे, वेल, फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए एंड के, हमारा ये सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। एंड एक्चुअली हमने ये सिमुलेशन में देख लिया कि सो अगर हम रोबस्ट कंट्रोल लगाएंगे, इट इज गुड। सो हमने एक एग्जांपल के साथ देख लिया था कि जो हमने अभी रोबस्ट कंट्रोल की थोड़ी बहुत डेरिवेशन की थी, दिस डेरिवेशन गिव्स अस कंट्रोल के जो मेथड है, इससे हम अपने सिस्टम के लिए एक ऐसा रोबस्ट कंट्रोल लगा सकते हैं which holds its ground, which keeps the system asymptotically stable, even अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी हो प्लान के अंदर। ठीक हो गया जी। सो यहाँ तक हमने देख लिया था मैचिंग कंडीशन के साथ या अपना रीडिज़ाइन लग सकता है। व्हाट इफ के मैचिंग कंडीशन ना लगे, बल्कि जो लेट्स से सबसे लीस्ट रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन थी वो हमारे पास, अगर आप याद करें, ट्रायंगुलर कंडीशन थी, ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन थी। अगर ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन लगे तो भी एक हमारे पास मेथड है जिसको हम बैक स्टेपिंग कहते हैं। इस बैक स्टेपिंग को हम नेक्स्ट क्लास में जो थर्सडे को होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सो दिस मेथड्स अगेन कम्स टू आवर रेस्क्यू, एंड जो इवन सिस्टम्स जिनके ऊपर बाकी जो कंडीशंस हैं अनसर्टेनिटी के ऊपर नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलैरिटी कंडीशन लगती है, उनके ऊपर ये कंडीशन, ये मेथड लग सकता है, एंड हम उन सिस्टम्स के ऊपर ये मेथड लगा के बड़ा इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो बैक स्टेपिंग इज अ वेरी वाइडली यूज्ड मेथड जो कि हम लगा सकते हैं। सो वी स्टॉप हियर, एंड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप लिख के पूछ लीजिएगा बेशक, ताकि मैं अगले लेक्चर से पहले आपको आंसर कर दूँ, एंड अगले लेक्चर में हम इससे आगे